नमस्कार दोस्तों, अभी बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आपको देखिए कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान किया है। बिहार में कब तक चुनाव हो जाएंगे और कितनी चरणों में चुनाव होंगे, चुनाव आयोग ने पूरे डिटेल में बताया है। बताएंगे चुनाव आयोग ने क्या कहा है। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। ये झटका कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के ऐलान के बीच ही एनडीए में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए में शामिल एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार से बगावत की है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव होने के बाद क्या एक बार फिर से एनडीए सरकार बनाएगी या फिर क्या आरजेडी और कांग्रेस की महागठबंधन इस बार का चुनाव जीतकर बिहार के सत्ता में वापसी करेगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इस साल के अंत तक होने वाले बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान करते हुए कहा है कि 29 नवंबर से पहले बिहार विधानसभा चुनाव पूर्ण करा लिया जाएगा। आपको देखिए बिहार चुनाव के साथ ही देश की 1 लोकसभा और 64 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर भी चुनाव आयोग ने ऐलान किया है। बोला बिहार चुनाव के साथ ही इन सभी सीटों पर भी चुनाव होंगे। साथ ही चुनाव आयोग ने कहा है कि 29 नवंबर से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव करा लिया जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इशारों में बता दिया है कि 29 नवंबर से पहले बिहार का विधानसभा चुनाव करा लिया जाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों और शेड्यूल जारी कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि देश की 1 लोकसभा और 64 विधानसभा सीटें खाली पड़ी हुई हैं। इन सभी सीटों पर उपचुनाव को लेकर भी आज चुनाव आयोग ने अहम बैठक की है। इस बैठक में सभी प्रदेशों के चुनाव अधिकारियों की रिपोर्ट की भी समीक्षा की गई। कई राज्यों ने कोरोना और बाढ़ के कारण उपचुनाव को आगे बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव को 29 नवंबर 2020 से पहले पूर्ण करा लिया जाएगा। और साथ ही चुनाव आयोग ने कहा है कि ऐसे में खाली पड़ी 1 लोकसभा और 64 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव एक साथ हो। चुनाव आयोग का कहना है कि एक साथ चुनाव कराने से सुरक्षा बलों के मूवमेंट और कई तरह की जो दिक्कतें सामने आती हैं वो दिक्कतें नहीं होंगी। अब माना जा रहा है कि 15 सितंबर तक चुनाव आयोग ऐलान कर सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम कैसे होंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक यह भी बताया जा रहा है कि मतदान 3 चरणों में हो सकते हैं, क्योंकि कुछ इलाके मानसून के देर तक रहने की वजह से बाढ़ की चपेट में आए हैं। लिहाजा उन इलाकों में सबसे आखिर में मतदान कराने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही 15 नवंबर से पहले ही विधानसभा चुनावी प्रक्रिया पूरी कर लेने की भी योजना बनाई गई है। हालांकि सूत्रों के हिसाब से जो कहा जा रहा है उसमें उम्मीद है कि दशहरे और दिवाली के बीच के 20 दिनों के दौरान ही बिहार में मतदान और मतगणना पूरी कर ली जाएगी। हालांकि अब तक चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन घोषणा करते हुए जरूर कहा है कि 29 नवंबर से पहले ही बिहार विधानसभा चुनाव करा लिए जाएंगे। अब इस ऐलान से एक बार फिर बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां एक तरफ कांग्रेस आरजेडी यानी महागठबंधन पूरे दमखम से बिहार चुनाव जीतने को लेकर तैयारी में जुटे हुए हैं, वहीं एनडीए भी अपनी पूरी तैयारी में जुटी हुई है। आपको बता दें, बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं, जिनमें 2015 के चुनाव में एनडीए को कुल 59 सीटें मिली थी, जबकि महागठबंधन में शामिल जेडीयू आरजेडी कांग्रेस को कुल 178 सीटें मिली थी, जिसके बाद महागठबंधन के नेतृत्व में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि 1.5 साल के बाद ही महागठबंधन से अलग होकर वह एनडीए में शामिल हो गए, जिसके बाद 2017 में एनडीए में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बने। महागठबंधन की अलग अलग सीटों की बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 71 सीटें मिली थी, आरजेडी को यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी को 80 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी। 2015 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जिसके बाद महागठबंधन के नेतृत्व में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे और लगभग 1.5 साल बाद महागठबंधन का साथ छोड़कर वो एनडीए में शामिल हो गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री बनकर अभी तक सत्ता में बने हुए हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं सहित 40 ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जी हाँ, आपको बता दें, गुजरात कांग्रेस की कमान संभालने के कुछ दिन बाद ही हार्दिक पटेल ने भारतीय जनता पार्टी को चौंका दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के घर में ही भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका दिया है। झटका देते हुए 40 बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल करा लिया है। आपको बता दें कि हार्दिक पटेल ने राजकोट में एक
कार्यक्रम आयोजित किया था। इसी कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के 40 सदस्यों को इस्तीफा दिलाकर कांग्रेस में शामिल करवाया। हार्दिक पटेल ने जिन 40 नेताओं को और कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करवाया है, उन 40 में से भारतीय जनता पार्टी के 20 सक्रिय कार्यकर्ता हैं और 4 बीजेपी के नेता हैं। आपको बता दें, गुजरात में कुछ ही महीनों बाद निकाय के चुनाव होने हैं, लेकिन इस निकाय चुनाव से पहले ही इन 40 कार्यकर्ताओं नेताओं को कांग्रेस में शामिल कराकर हार्दिक पटेल ने भारतीय जनता पार्टी को झटका दे दिया है। यही नहीं, कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक डांगर ने दावा किया है भारतीय जनता पार्टी के कुछ और सदस्य, जिसमें 4 से 5 पार्षद शामिल हैं, वो भी सभी कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। और साथ ही राजकोट मार्केटिंग यार्ड ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल कमानी और सामाजिक कार्यकर्ता लिबंसिया का भी जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। इन सभी 40 कार्यकर्ताओं नेताओं को कांग्रेस में शामिल कराने के बाद हार्दिक पटेल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए कहा है कि राजकोट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, लेकिन जनता की सामान्य समस्याओं का भी निवारण नहीं हो पा रहा है। लोगों को कई असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही हार्दिक पटेल ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के चीफ CR पाटिल ने पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए सौराष्ट्र में रैली की, जिससे कई लोग बिना वजह कोरोना से संक्रमित हो गए। हालांकि 40 कार्यकर्ता और नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने से माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एक झटके के समान है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, बिहार चुनाव के तारीख का ऐलान होने से पहले ही NDA सहयोगी के मुखिया चिराग पासवान ने CM नीतीश कुमार से बगावत कर दी है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसी शख्सियत है जिनके एजेंडे पर साल 2015 में लालू प्रसाद यादव यानी RJD ने भी चुनाव लड़ा था। मोटे तौर पर माना जाता है कि उनके एजेंडे को मानकर ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भी अपनी राजनीति करती है, लेकिन अब उन्हें अपने ही कुनबे से चुनौती मिल रही है। दरअसल NDA की घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी यानी LJP ने विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प लॉन्च कर दिया है। पार्टी ने बिहार और दिल्ली मुंबई के महत्वपूर्ण अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करवाते हुए यह आह्वान किया है कि नया बिहार और युवा बिहार बनाने के लिए सभी बिहारी भाइयों बहनों को युवा बिहारी चिराग पासवान के साथ चलना होगा। इस विज्ञापन में यह भी कहा गया है कि यही समय है जब बिहार के अस्मिता की लड़ाई सभी बिहारियों को लड़नी होगी, ताकि हम सब बिहार पर नाच कर सकें। LJP सभी जाति धर्म में आस्था रखती है और सभी को हमेशा से साथ लेकर चलती है। इस विज्ञापन में धर्म न जात करे सबकी बात पार्टी के पुराने टैगलाइन को एक बार फिर से दोहराया गया है। अब LJP के इसी विज्ञापन से माना जा रहा है कि सीधे तौर पर CM नीतीश के लिए यह एक तरह से चुनौती है और कहा जा रहा है कि क्या चिराग पासवान और CM नीतीश कुमार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, हमेशा सुर्खियों में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से निशाना साधा है। निशाना साधते हुए कहा है कि JEE और नीट का एग्जाम कराना जलियांवाला बाग जैसा होगा जहां मासूमों को मारा गया था। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने नीट और JEE के एग्जाम को लेकर एक बार फिर अपनी नाराजगी जाहिर की है और इसके साथ साथ देश की अन्य समस्याओं को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की है। इन मुद्दों को लेकर स्वामी ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने देश के कई मुद्दों को शामिल करते हुए बड़ी बात कही दी है। स्वामी ने ट्वीट में लिखा है कि JEE नीट परीक्षा सर पर दौड़ने वाले कोरोना यानी कोविड-19 संक्रमण, लकवा ग्रस्त लॉकडाउन के असर के अलावा एक ढहती हुई अर्थव्यवस्था, खिलते हुए मानसून, हमारे क्षेत्र में चीनी ड्रैगन की गोलाबारी और बॉलीवुड में चोर और हत्यारे के माहौल के बीच जलियांवाला बाग की तरह है जहां मासूमों को गोलियों से भून दिया जाता था। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी ने सीधे तौर पर मोदी सरकार का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि स्वामी जी का निशाना सीधे तौर पर केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार पर ही था। आपको बता दें, इससे पहले भी स्वामी ने हाल ही में चीनी सैनिकों की भारत की सीमा में दोबारा की गई घुसपैठ की कोशिश के बाद भी मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि सरकार को कठोर बनना होगा। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा था, चीन ने भारत के लिए फैसला कर लिया है, दुख है कि सरकार को इसका एहसास नहीं है। हमें चीन को लेकर फैसला करना चाहिए, कठोर बनिए, मैं फिर कहता हूँ कठोर बने और टेबल पर मत बैठे। 5 साल में शी जिनपिंग के साथ 18 बार बैठने के बाद चीन भारतीय नेताओं की कोई कद्र नहीं करता है। हालांकि आपको बता दें, स्वामी जी अगाहे बिगाहे अपने इस सरकार पर ट्वीट के जरिए या फिर इंटरव्यू के दौरान अपनी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं और हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर और मोदी सरकार के फैसले पर
पर नाराजगी जाहिर की है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। हमला बोलते हुए कहा, मौजूदा सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को अपंग बना दिया है। आपका एक समाजवादी पार्टी के यानी सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि स्वास्थ्य विभाग को उनकी सरकार ने जितना सुदृढ़ किया था, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उतना ही उसे अपंग बनाया है। अखिलेश यादव ने अपने जारी बयान में कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमितों के इलाज में लापरवाही की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक, सांसद भी इससे नहीं बच सके। स्वास्थ्य सेवाओं की गड़बड़ी का परिणाम जनता भुगत रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को अपंग बना दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में अपराधी बेखौफ खूनी तांडव कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बर्बादी के कगार पर हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारों को जनता की तकलीफों और रसातल में जा रही अर्थव्यवस्था की कोई चिंता नहीं। उनका काम और ध्येय सिर्फ चुनाव जीतना है और सत्ता पर किसी भी तरीके से कब्जा बनाए रखना है। अखिलेश का कहना है कि मुख्यमंत्री चाहे जितना ऑर्डर जारी करें, उनके आदेश को प्रवचन से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें एक बार फिर से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए कहा कि देश के युवाओं की समस्याओं का समाधान करे मोदी सरकार। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भर्ती और रोजगार से जुड़ी युवाओं की समस्या को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया है। राहुल गांधी ने बेरोजगारी और कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी और अन्य परीक्षाओं के परिणाम में कथित लेट लतीफ को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि सरकार को युवाओं के रोजगार से जुड़ी इन समस्याओं को समाधान करना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है, मोदी सरकार रोजगार बहाली, परीक्षा के परिणाम दो, देश के युवाओं की समस्या का समाधान दो। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि 2017 एसएससी सीजीएल की भर्तियों में अभी तक नियुक्ति नहीं हुई। 2018 सीजीएल परीक्षा का परिणाम तक नहीं आया। 2019 सीजीएल की परीक्षा ही नहीं हुई। 2020 एसएससी सीजीएल की भर्तियां निकाली ही नहीं गई। प्रियंका ने दावा किया है कि भर्ती निकलते तो परीक्षा नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम आ जाए तो नियुक्ति नहीं। निजी क्षेत्र में छटनी और सरकारियों में भर्तियों पर ताला लगने से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। लेकिन सरकार सच पर पर्दा डालने के लिए विज्ञापनों और भाषणों में झूठ परोस रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी राहुल गांधी लगातार एक के बाद एक वीडियो सीरीज बनाकर मोदी सरकार को निशाने पे लिए हुए हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने एक वीडियो सीरीज में नोटबंदी पर सवाल उठाए थे और नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार को घेरा था।